गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। पिछले ऑडियो लेक्चर में, ऑडियो विजुअल लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने बात की थी रेट ऑफ द रिएक्शन तक। रेट ऑफ द रिएक्शन यही है कि जो रिएक्शन का रेट आप डिटरमाइन करोगे वो कैसे करोगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी यूनिट टाइम में कितना कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की चेंज हो रही है प्रोडक्ट में, या ये कह सकते हैं कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट घट रहा है और कितना कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ये सब रेट है, रेट पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर टाइम में कंसंट्रेशन कितनी बढ़ रही है या प्रोडक्ट की कितनी घट रही है। इसी से आप रेट रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। आज इससे आगे की बात करते हैं, और इस आगे की बात में देखिए इसके अगले वाले नोट्स में आपको दे रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इसमें एक तरफ तो टाइम देख बता रखा है, इधर कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड आर लिख रहा है, लेकिन ये आर एंड पी है। और इसमें जो टाइम के साथ साथ देखिए पी का ग्राफ इधर को है और आर का ग्राफ नीचे को है। दैट मीन्स पी का ग्राफ टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है। और ये लीनियर ग्राफ नहीं है, पैराबोलिक ग्राफ है। ये लीनियर क्यों नहीं आता, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लीनियर क्यों नहीं बढ़ती टाइम के साथ, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियरली क्यों नहीं घटती टाइम के साथ, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये यहाँ नहीं कर सकते, मैं तो यहीं करता इसको डिस्कस, लेकिन सर ने केवल ग्राफ दे रखा है तो मैं इसको ऐसा पैराबोलिक ग्राफ क्यों आता है हम बाद में बात करेंगे। तेरे बच्चों एक नोट भी दिया है, इफ द रिएक्टेंट और गैसेस इन द नेचर देन द यूनिट ऑफ द रेट, यूनिट जो रेट हो गए एटमॉस्फेयर पर टाइम होगा। सही बात है। अगर रिएक्टेंट जो है, जो रिएक्शन जो है वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें जो कंसंट्रेशन लेंगे मोल पर लीटर में लेंगे, और टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है तो मोल पर लीटर पर टाइम लेंगे। लेकिन गैसियस रिएक्शंस में कंसंट्रेशन की बजाय गैसियस प्रेशर का चेंज होता है, यानी रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम के साथ कितना घट रहा है और प्रोडक्ट का प्रेशर कितना बढ़ रहा है। दैट मीन्स गैसियस रिएक्शन में हम कंसंट्रेशन की बजाय रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का प्रेशर लेते हैं। तो प्रेशर लेते हैं तो प्रेशर टाइम के साथ कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है उसी से रेट डिसाइड करते हैं। तो ये यूनिट हो जाएगी उसकी एटमॉस्फेयर पर टाइम, यानी कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर रिएक्टेंट का घट रहा है। अगर ये माइनस लगा दे, माइनस एटमॉस्फेयर पर सेकंड, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, सॉरी रिएक्टेंट का प्रेशर घटेगा। और प्लस लगा दे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का प्रेशर हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। प्लस और माइनस के बारे में आपको बता रखा है, ये मैथमेटिकल साइन नहीं है। प्लस का मतलब है इंक्रीजमेंट इन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और माइनस का मतलब है डिक्रीजमेंट इन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा। अब यहाँ पर एवरेज रेट और इन अगली हेडिंग है आपकी इंस्टेंटेनियस रेट। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने अब तक रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ा वो एक्चुअली एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन ही पढ़ा। और ये यहाँ पर भी सर जो ये जो इन्होंने बताया है, यहाँ पर भी ये रेट ए वी लिख दिया, ए वी बराबर माइनस के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और ये आर ए वी बराबर प्लस के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख दिया इन्होंने। दैट मीन्स ये यहाँ जो ये रेट है, पिछले जो हम पढ़ के आए हैं रेट, ये जो पीछे 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 हम पढ़ के आए हैं रेट, ये रेट यही हैं, ये रेट यही है। यानी अब तक का जो हमने रेट पढ़ा वो एवरेज रेट पढ़ा, और एवरेज रेट इज नॉट बेनिफिशियल ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन द रेट ऑफ द रिएक्शन। एवरेज रेट इज नॉट बेनिफिशियल एंड एवरेज रेट इज नॉट यूज इन द केमिकल काइनेटिक्स। वाई प्यारे बच्चों। और इसकी जगह यूज कौन सा करते हैं, इसकी जगह यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इसकी जगह इंस्टेंटेनियस रेट यूज करते हैं, मैं इसकी परिभाषा भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट की ज़रूरत क्यों पड़ी और एवरेज रेट को जो है हम क्यों नहीं यूज करते। तो ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, एवरेज रेट क्या है। मान लीजिए आपने कंसंट्रेशन चेंज हुई, आपने टाइम नोट किया, वही मैं एग्जांपल कल वाला ले रहा था, 11 बज के शुरू किया आपने रिएक्शन, 11:10 पर खत्म कर दी। 10 मिनट आपने रिएक्शन करवाई और 10 मिनट में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया। आपने 5 किलो सबस्टांसेस लिया था, मान लीजिए 11:10 पर 3 किलो सबस्टांसेस बच गया, तो इसका मतलब 2 किलो सबस्टांसेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो 5 किलो में से 3 किलो, सॉरी 5 किलो में से 5 किलो में से 3 किलो जो है बच गया, तो इसका मतलब 5 में से 3 घटाओगे तो कंसंट्रेशन में चेंज आया 2 किलो का। 2 किलो कंसंट्रेशन चेंज हो गई प्रोडक्ट में, और टाइम 11 से शुरू हुआ, 11:10 से 11:10 से 11 घटाओगे 10 मिनट, यानी 10 मिनट में 2 किलो सबस्टांस चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। तो प्यारे बच्चों, ये 10 मिनट ये रेट हम इस तरह से डिसाइड कर रहे हैं, ये है एवरेज रेट। ये काम क्यों नहीं करता प्यारे बच्चों। हमने 11th क्लास में एक नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यही दिक्कत है यहाँ पे, यानी
रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की। दैट मीन्स अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है तो रेट भी कम होगा। यानी अगर कोई रिएक्शन है आपके पास और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट आपके पास 10 किलो है तो इसका मतलब ज़्यादा है, रेट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वही रिएक्शन है और आपके पास रिएक्टेंट जो है 2 किलो है तो उसका रेट फास्ट होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा लोगे रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब एवरेज रेट क्यों काम नहीं है? आपने 11 बजे रिएक्शन शुरू की तो 11 बजे आपके पास 5 किलो सब्सटेंसेस था, तो जब 5 किलो सब्सटेंसेस था तो रेट ज़्यादा ही होगा। लेकिन जैसे जैसे 1:01 हुई, 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, यानी टाइम चल रहा है और उसके साथ साथ कंसंट्रेशन घट रही है, 3 किलो बच जाएगा, यानी 2 किलो सब्सटेंसेस कन्वर्ट हुआ है। मैंने अभी एग्जांपल आपके सामने लिया, 2 किलो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो दैट मीन्स 2 किलो कन्वर्ट हो गया। यानी पहले शुरुआत में रिएक्शन में जो आपके पास रिएक्टेंट था 5 किलो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है रिएक्टेंट घट रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है रिएक्टेंट घट रहा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी घट रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज चेंज थ्रू आउट द रिएक्शन। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज चेंज थ्रू आउट द रिएक्शन। जब आप रिएक्शन शुरू करते हैं तो रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, रेट भी ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप रिएक्शन खत्म होने को होती है तो रिएक्टेंट कम हो जाता है तो रेट भी कम हो जाता है, तो इसलिए ये काम नहीं कर सकता। ये जो एवरेज रेट है कि रिएक्शन को 11 बजे शुरू की, 11:10 पे जितना भी कन्वर्ट हो गया कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, वो अपना नोट करो, उससे आपका रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। यानी ये सिंपल ऐसा नहीं है कि जो साइकिल से मैं यहाँ से स्कूल गया तो कितनी टाइम लगा मुझे और कितनी स्पीड से कितनी डिस्टेंस मैंने कवर की और डिस्टेंस अपॉन टाइम से मैं स्पीड का पता कर लूँ, ये ऐसा नहीं है। मेरी साइकिल जो है, मैं घर से चला तो बहुत तेज़ी से चला, फास्ट, धीरे धीरे मेरी एनर्जी डिक्रीज होती चली गई, तो जैसे जैसे मैं स्कूल की तरफ जाता जा रहा हूँ मेरी स्पीड भी कम होती जा रही है। ये कुछ ऐसा ही है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि एवरेज रेट इज नॉट एप्लीकेबल। एवरेज रेट से आपके आंसर सही, अगर एवरेज रेट पूछा है क्वेश्चन में वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन एवरेज रेट से आपके आंसर सही नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि इसीलिए इंस्टेंटेनियस रेट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन चेंज होती चली जाती है। तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन चेंज होती है और रेट जो है कंसंट्रेशन वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्शन में थ्रू आउट चेंज हो रही है तो रेट भी थ्रू आउट चेंज हो रहा है। थ्रू आउट द रिएक्शन रेट इज चेंजिंग, रेट बदल रहा है। तो इसको समझने के लिए, इस दिक्कत को दूर करने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट आया। और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है द रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी गिवन इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट का मतलब होता है अक्षण, ताक्षणिक, हिंदी में बोलते हैं ताक्षणिक। उस अक्षण आप क्या कर रहे थे, उस मोमेंट पे आप क्या कर रहे थे। मोमेंट का मतलब उस अक्षण आपके क्या कर रहे थे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो प्यारे बच्चों उस पर्टिकुलर मोमेंट पे डिसाइड करना होता है। दैट मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी गिवन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट एंड इट इज इक्वल टू द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एट द गिवन इंस्टेंट। उसी टाइम, यानी आप रिएक्टेंट 11 बजे शुरू कर रहे हैं तो 11:10 पे खत्म कर रहे हैं, तो इसमें 11 से 11:10 तक ना जाने कितने रेट चेंज होंगे। रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तो 11:01 पे रेट क्या था, 11:02 पे रेट क्या था, 11:03 पे रेट क्या था। तो ये सब के सब अलग है। 11:01 पे रेट अलग होगा, 11:02 पे रेट अलग होगा, 11:03 पे रेट अलग होगा। और थ्रू आउट द रिएक्शन, और 11:01 और 2, ये तो मैं ज़्यादा इंटरवल ले रहा हूँ, 11:01.1 पर रेट अलग होगा और 11:01 1.1 पर अलग होगा, 1.1। अगर मैं इस 1 2 को भी 10 में बांटूँ, थोड़ी मैं तेज बोल रहा हूँ, मैं दोबारा कह देता हूँ, 11:01 पर रेट अलग होगा, 11:02 पर रेट अलग होगा। और ऐसा नहीं है 11:01 पर एक रेट होगा और 11:02 पे ही जाके बदलेगा वो ना। 11:01 से 11:02 के बीच में भी रेट बहुत सारा चेंज हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये है।
प्यारे बच्चों, इसीलिए इंस्टेंट एक पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट डिसाइड करते हैं, और पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट डिसाइड करने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट माइनस के डी साइन आप देखते हैं। कैलकुलस आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो कैलकुलेशन पर्टिकुलर मोमेंट पे कैलकुलेट, माइनस के डी आर अपॉन डी टी का मतलब हो जाएगा कि डी टी का मतलब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी स्मॉलेस्ट, जिससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता वो तो इंटरवल ऑफ टाइम ले लिया, और उस इंटरवल ऑफ टाइम में डी आर, डी का मतलब चेंज, डी आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, तो पर्टिकुलर मोमेंट पे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पर्टिकुलर डीटी, पर्टिकुलर मोमेंट पर, किसी भी मोमेंट पर आप स्मॉल चेंज करो टाइम में, तो वो स्मॉल चेंज करो तो वो डीटी आ जाएगा, और वो डीटी आ जाएगा। डीटी से फिर आप क्या करोगे, डीआर, और उस डीटी में डीआर कितना हो गया, यानी डीआर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज होगा वो ऊपर लिखोगे, तो इससे इंस्टेंटेनियस रेट निकल के आएगा। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस रेट प्रोडक्ट का भी निकल के आएगा, प्लस के डीपी अपॉन डीटी, यानी डीटी वही स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, स्मॉल चेंज, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही छोटा चेंज करना, टाइम में चेंज करना है, और पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पर, रिएक्शन के किसी भी दौरान, रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन के किसी भी मोमेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे थोड़ा सा टाइम में चेंज देखना है, और उस थोड़े से टाइम में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ गई ये देखनी है, वो ऊपर रखनी है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ गई वो ऊपर रखनी है, और थोड़ा सा टाइम में चेंज करे, थोड़ा सा ही स्मॉलेस्ट टाइम में, और पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस मोमेंट पे थोड़ा सा टाइम चेंज करके देखा तो कितना प्रोडक्ट कन्वर्ट चेंज हो गई। अब मैं इसको दोबारा आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 11:01 पे चेंज देखा कंसंट्रेशन, और 11:02, 11:01 को और 11:02 को स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मान लो, तो 11:02 से 11:01 घटाओगे तो 1 मिनट का टाइम हो गया, और 1 मिनट में कितना चेंज हो गया कंसंट्रेशन में वो ऊपर रखेंगे, ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो गया वो ऊपर रखेंगे, 1 मिनट नीचे रखेंगे, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट आएगा। हालांकि ये एक अलग बात है कि 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में भी लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसीलिए मैथमेटिकल टर्म डीटी लिया है, स्मॉलेस्ट टाइम चेंज लिया है। अब आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। राइट द एवरेज रेट ऑफ द इंस्टेंटेनियस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, N2 प्लस के 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। यहाँ एवरेज रेट लिखना हो तो बराबर माइनस के डेल्टा N2 अपॉन dt, बराबर माइनस के 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टी, प्लस के बराबर प्लस के 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस लिखना हो d/dt से लिखेंगे। अब आपको केवल ये समझाना है मुझे, यहाँ माइनस में तो आप जैसे N2 है, माइनस आ गया, यानी N2 की कंसंट्रेशन लगातार घट रही है, H2 की कंसंट्रेशन भी लगातार घट रही है, यहाँ NH3 में प्लस आ गया, जिसके मतलब इसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है। लेकिन आप ये देखो, जो स्टाइकोमेट्री है 3, वो 1/, में चली गई, और 2 है वो 1/2 में चलेगी। प्यारे बच्चों, इस पर मैं ऑडियो लेक्चर बनाऊंगा, और ऑडियो लेक्चर में मुझे समझाना पड़ेगा कि जब इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं किसी भी रिएक्शन का तो ये 1/3 और 1/2 क्यों लिखते हैं। तो इसी तरह से मुझे बताना पड़ेगा। हालांकि अगर किसी के पास कोई क्लू है, आप पहले से ही क्लू है, हालांकि मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपके पहले से ही क्लू है तो मुझे भेजें, मुझे अच्छा लगेगा। देखते हैं आप कितना पढ़ रहे हैं। 2SO2 दूसरी रिएक्शन है, 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3। तो एवरेज रेट लिख दिया, फिर इंस्टेंटेनियस रेट लिख दिया, 2SO2 है इसलिए 1/2 कर दिया, फिर O2 पे कोई स्टाइकोमेट्री 1 है तो वहाँ कुछ नहीं है, 2SO3 है तो 1/2 कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट डिसाइड किया जाता है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और नेचर, ये सारे के सारे फैक्टर रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। मैं देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट और प्रेशर ऑफ द लाइट, ये सब के सब जो है फैक्टर अफेक्ट करते हैं। और कैसे अफेक्ट करते हैं मैं बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा पीछे चले गया, मैं वही पेज खोल के रखता हूँ। और हाँ जी, कंसंट्रेशन देखिए प्यारे बच्चों, मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में इनमें जाने की जरूरत नहीं, सर ने भी एक लाइन में लिखा, ठीक है, काफ़ी है इतना। कंसंट्रेशन कैसा, देखिए कंसंट्रेशन फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। आप देखो, कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट भी घटेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। दैट मीन्स कंसंट्रेशन पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। हालांकि लिखना चाहिए था इनको, यहाँ लिखा नहीं उन्होंने, केवल फैक्टर अफेक्टिंग के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वे लिखती हैं, लेकिन उनका ये नहीं बताया कि वे किस तरह से अफेक्ट करें। कंसंट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटाओगे तो रेट भी घटेगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। टेम्परेचर, प्यारे बच्चों, टेम्परेचर का पूरा इफेक्ट है, और टेम्परेचर के बारे में बहुत चर्चा करनी है हमें। टेम्परेचर से जनरली रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता ही है, और 10 डिग्री टेम्परेचर या 10 डिग्री टेम्परेचर ऐसा देखा गया है, जनरल सभी रिएक्शन के लिए तो नहीं है, लेकिन बहुत मेजोरिटी रिएक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस के लिए ऐसा है कि 10 डिग्री का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है। व्हेन यू इंक्रीज द 10 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल, मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शन के लिए। हालांकि कुछ रिएक्शन इसमें बंधी नहीं है। कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट के बारे में प्यारे बच्चों क्या करता है, कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, और एक्टिवेशन एनर्जी की कॉन्सेप्ट हम आगे जिक्र करेंगे, हालांकि मुझे लगता है 11th में मैंने जिक्र किया है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो जाती है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है। जब रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को फास्ट करता है। हालांकि कुछ ऐसे कैटलिस्ट भी हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, इसलिए वे जो कैटलिस्ट हैं वे रेट ऑफ द रिएक्शन को घटा भी सकते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी बात करते हैं। जैसे पहले वाली रिएक्शन फास्ट है और दूसरे वाली रिएक्शन स्लो है, तो कहने का मतलब है अगर देखिए उसमें एक रिएक्टेंट O2 तो बराबर है, दोनों रिएक्शन में O2 बराबर है, लेकिन नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। वहाँ पर NO2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, नीचे में CO रिएक्ट कर रहा है, तो ऊपर वाली रिएक्शन फास्ट हो गई, नीचे वाली रिएक्शन स्लो हो गई। फास्ट और स्लो का कारण क्यों है, वो इसलिए है कि NO2 और O2 के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन तेजी से हो रहा है, नीचे वाली रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन स्लो हो रहा है, यानी CO और O2 के बीच में बॉन्ड स्लो टूट रहे हैं और CO2 के बीच में बॉन्ड स्लो ही बन रहे हैं। आगे आते हैं और आगे आने में बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। सरफेस एरिया रिएक्टेंट का प्यारे बच्चों ये है कि अगर आप सॉलिड रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन कम होती है, लेकिन अगर सरफेस बढ़ा दोगे तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, जो रिएक्टेंट की एक्टिव साइट्स हैं उन एक्टिव साइट्स उन एक्टिव साइट्स पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से मीटिंग ज़्यादा देर तक करेंगे। आप देखिए अगर किसी भी चीज़ का गोला बना दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, उसके पास एक्टिव साइट्स केवल सरफेस पे बचती है, तो सरफेस की मीटिंग होगी। लेकिन अगर उसका गोले का पाउडर बना करके फैला दिया जाए तो उसके पास सारे रिएक्टेंट अलग अलग हो जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, उनके पास एक्टिव साइट्स होंगी, और एक्टिव साइट्स आपस में, अगर मॉलिक्यूल भी आपस में मिल रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो उनके पास एक्टिव साइट होगी, मीटिंग करेंगे और रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाएंगे। दैट मीन एज वेल एज द सरफेस एरिया इंक्रीज, रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। उसके बाद करते हैं प्रेशर ऑफ द लाइट। प्रेशर ऑफ लाइट, ये प्रेजेंस ऑफ लाइट है, सॉरी प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखिए प्रेजेंस ऑफ लाइट में प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं कह सकता मैं, इसमें इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि लाइट की रिएक्शंस जो होती हैं वो फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ी जाती है, और लाइट की रिएक्शंस रेट ऑफ द रिएक्शन से बंधी नहीं है। कुछ रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, कुछ रिएक्शन लाइट की एब्सेंस में होती है। कुछ जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती हैं उन पर इंटेंसिटी का प्रभाव पड़ता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। इंटेंसिटी का प्रभाव, जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में या एनी रेडिएशन की प्रेजेंस में होती है उन पर इंटेंसिटी का प्रभाव पड़ता है। अगर इंटेंसिटी आपने रेडिएशन की बढ़ा दी तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें फिर, क्योंकि अब थोड़ा सा प्यारे बच्चों वीडियो बड़ी हो गई है। ओके।